Hello physios, welcome to my YouTube channel Believing Therapy. I'm Neha and today discuss about the neuromuscular coordination. तो आज की इस वीडियो में हम न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हैं। लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने बैलेंस एक्सरसाइज ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने स्टैटिक एक्सरसाइज और डायनेमिक एक्सरसाइज को बहुत डिटेल में समझाया विद प्रैक्टिकल। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ओके, तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होते क्या है बेसिकली, सबसे पहले वो समझते हैं। तो हम जनरल इंट्रोडक्शन समझते हैं। जैसे कि इसके नाम में है न्यूरो एंड मस्कुलर, मीन्स हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन टू द नर्व्स एंड मसल, जैसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। जैसे हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों का बीच में अच्छा से कोऑर्डिनेशन होगा तो वो होगा हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अब अनकोऑर्डिनेशन क्यों होता है वो समझते हैं। अनकोऑर्डिनेशन जो होता है कि जब हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम में कोई भी लीजन हो जाए या इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाए तो उसकी वजह से हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो अनकोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो होता है उसमें जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं वो स्मूथ मूवमेंट्स होता है, एक्यूरेट होता है, पर्पसफुल होता है। जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो पर्पसफुल होती है हमारी मसल्स की। मीन्स सपोज हम एक्शन हमें कराना है एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन, तो एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन कराया हमने, तो ये जो मूवमेंट्स है बहुत स्मूथ मूवमेंट्स हुआ। हमारा पर्पस क्या था कि एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन कराना है, तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई स्मूथ एंड एक्यूरेट, एक ही डायरेक्शन में हुआ ये मूवमेंट्स, ये एक्यूरेट मूवमेंट्स हो गया। तो ये हमारा एक हो गया न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अब सपोज यहीं पे ये हमारा इस टाइप से फ्लेक्शन होता है तो ये क्या कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पर्पस नहीं है और हमारी मसल्स की एक्टिविटीज़ भी सही नहीं है, एक डायरेक्शन में भी नहीं है, एक्यूरेट नहीं है मूवमेंट्स, तो वो हो गया हमारा अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। तो आई होप आप समझ गए हो कोऑर्डिनेटेड और अनकोऑर्डिनेटेड के बारे में। तो जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होता है तो उसमें हमारी कुछ मसल्स वर्क करती है, एक मसल्स एक्शन वर्क करता है। तो मसल्स एक्शन वो आगे समझेंगे। तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जो हमारा एक कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं कि मीन्स क्या करेक्टरिस्टिक, जब एक जो भी मूवमेंट्स हो रहा है एक ही डायरेक्शन मूवमेंट्स होना चाहिए। सपोज एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन हमें ये कराना है, हमारे शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन कराना है तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये हमारे जो मूवमेंट्स हो गए एक डायरेक्शन में हो गए। उसके बाद एक डिस्टेंस होनी चाहिए कि कितनी डिस्टेंस में हमें एक मूवमेंट्स करना है, फिर उसके बाद अनदर मूवमेंट्स करना है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी मस्कुलर टेंशन कितनी है, ये भी उसका एक करेक्टरिस्टिक होता है कि हमारी मसल्स कितना कॉन्टेक्ट हो रही है, कितना रिलैक्स हो रही है, हमारी मसल्स के पास कितना टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो वो भी एक करेक्टरिस्टिक होता है, किस टाइमिंग में हो रही है, कितने टाइमिंग में मूवमेंट्स हो पा रहा है, तो ये भी हमारा एक करेक्टरिस्टिक होता है। ओके, तो ये सारे हमारे करेक्टरिस्टिक होते थे जो कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के होते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है वो अनेबल हो जाता है, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती कोई भी लीजन की वजह से। अब क्या हुआ कि हमारी मसल्स को एक एक्शन मिला, स्टिमुलस मिला सेंसरी पाथवे के थ्रू कि आपको ये मूवमेंट्स करना है। सपोज एलोजेंट का फ्लेक्शन मूवमेंट्स करना है। ओके, तो हमारी मसल्स क्या करेंगी, इस स्टिमुलस को एफरेंट पाथवे के थ्रू हमारे ब्रेन तक लेके जाएंगे, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक लेके जाएंगे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, जितने सारे जो भी रिसेप्टर्स आते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स, तो उन्हें वो मेमोराइज करता है फिर सेरेब्रम पर। तो सेरेब्रम जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन के लिए। अब क्या हुआ कि सेरेब्रम ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, हमारी मसल्स को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला कि आपको एक्शन करना है या नहीं। हमारा पर्पस था, हमें सेंसेशन मिला कि एल्बो जॉइंट का फ्रिक्शन कराना है, बट हमारे माइंड ने, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब जो रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उससे क्या हुआ कि हमारे अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होने लगेंगे। तो यही होता है हमारे जब मोटर जो हमारे सॉरी मूवमेंट्स होते हैं, मीन्स मसल्स बार बार कॉन्टेक्ट हो रही होती है, उसका पर्पस होता है कांटेक्ट कराने का, बट हमारा जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो अनेबल हो जाते हैं कोई भी मूवमेंट्स कराने के लिए, कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए। तो हमारे कोऑर्डिनेशन के लिए क्या नीड होती है, हमारे कोऑर्डिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि मसल्स में स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसल्स स्ट्रेंथनिंग होगी तो स्टिमुलस भी अच्छे से जाएंगे और हमारा, क्योंकि हमारी मसल्स पे, हमारी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा होता है, वो भी हमारे स्टिमुलस को ब्रेन तक जाता है, जिससे कि हमारे उसके बाद हमारा ब्रेन उस मोटर पाथवे के थ्रू रिस्पॉन्स देता है, जिससे कि हमारी बॉडी है एक मेंटेन रहती है एक ही एक पोस्चर में। तो
ऐसे ही करके हमारे सेंसेशन ब्रेन पे जाते हैं और उसके बाद रिस्पॉन्स मिलता है। बट अनकोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता और हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होने लगते हैं। तो अब सीएनएस में ऐसा होता क्यों है? तो हमारा जो सीएनएस होता है तो उसकी में ऐसे क्यों ही होता है कि उसकी जो एबिलिटी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई लीजन हो गया, हमारे बेसल गैंग्लिया में कोई लीजन हो गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कोई लीजन हो गया, सेरेबेलम में कोई लीजन हो गया, हमारे पोस्टर हॉर्न सेल में कोई लीजन हो गया। तो इन सारे लीजन की वजह से किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में, स्पेसिफिक लोब में कोई लीजन होने की वजह से क्या होता है कि जो मोटा रिस्पॉन्सेस होते हैं वो मतलब जाते ही नहीं, क्योंकि उन तक कोई स्टिमुलस पहुंचता ही नहीं और वो बाद में रिस्पॉन्स भी नहीं देता है। तो इन सारे रीज़न की वजह से हमारा सीएनएस होता है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और हमारा जो मसल्स होता है उसे बार बार वो सेंसेशन देती है कि हमें एक्शन कराओ, हमें मूवमेंट्स कराओ, बट ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो वो वहाँ पे अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होने लगते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि क्या लीज़न है, इसका रीज़न क्या है कि सीएनएस में रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है, तो उसको आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। उससे आपको इवेलुएट हो जाएगा कि क्या कंडीशन है। कोई कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, उन्हें बहुत पहले कभी स्ट्रोक हुआ होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है उनके जो मूवमेंट्स होते हैं वो अनकोऑर्डिनेटेड होने लगते हैं। कोई पर्सन है जैसे पार्किंसन है, तो उसके जितने सारे मूवमेंट्स होंगे वो अनकोऑर्डिनेटेड होंगे। कोई पर्सन है जैसे बहुत टाइम पहले हेड इंजरी हुई होगी, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है उसके मूवमेंट्स होते हैं वो डिसफंक्शन हो जाता है मूवमेंट्स का। कोई पर्सन है जो एडिक्शिया का पेशेंट है, एडिक्शिया के पेशेंट के मूवमेंट्स जो होते हैं वो अनकोऑर्डिनेटेड होने लगते हैं। मीन्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके जो मूवमेंट्स होंगे वो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होंगे। आपके पास वेस्कुलर डिसफंक्शन का पेशेंट आ रहा है तो उसके भी मूवमेंट्स होंगे वो अनकोऑर्डिनेटेड होंगे। सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट आ रहा है तो उसके भी मूवमेंट्स अनकोऑर्डिनेटेड होंगे। तो आप डायग्नोस करके आप पता कर सकते हो कि इसमें आगे चल के कौन से और प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो आप उन्हें इवेलुएट करके पता कर सकते हैं कि इसके अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हुए तो हुए क्यों। ओके, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बेसिकली होता क्या है और कैसे कैसे हमारे जो मूवमेंट्स है वो अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो ये जो है हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो हम नीना गार्डनर से पढ़ रहे हैं। तो अब हम समझते हैं ग्रुप मसल्स के एक्शन, कि हमारी जो ग्रुप में मसल्स होती है वो कैसे एक्शन करती हैं कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स के लिए। तो हमारे पास ना 4 टाइप्स के मसल एक्शन होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइम मूवर, मीन्स एगोनिस्ट भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा एंटागोनिस्ट, जो एंटागोनिस्ट मसल्स होती है वो भी वर्क करती हैं। सिनर्जिस्ट मसल्स होती हैं एंड फिक्सेटर मसल्स होती हैं। तो ये जो मसल्स होते हैं ये हमारे मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कराती है। तो एगोनिस्ट मसल्स कौन हो गई, जो कि प्राइम मूवर होती है, जो कि हमारे मूवमेंट्स को करा रही होती है। सपोज एल्बो का फ्लेक्शन कराना है तो हमारी बाइसेप्स ब्रेकिंग मसल्स क्या हो गई, एगोनिस्ट मसल्स। और सेकंड इज एंटागोनिस्ट, जो कि जस्ट अपोजिट होती है, मीन्स ट्राइसेप्स मसल। तो ट्राइसेप्स मसल्स होगी वो रिलैक्स होगी, कोई भी लिमिटेशन नहीं देगी, कोई भी इम्पीडेंस नहीं देगी हमारे एल्बो जॉइंट के फ्लेक्शन मूवमेंट से, बल्कि ये सपोर्ट ही करेगी। ओके, अब थर्ड हमारी सिनर्जिस्ट मसल। तो सिनर्जिस्ट मसल क्या होती है, ग्रुप मसल्स का होता है, ग्रुप ऑफ मसल, जिसमें कि मसल जो होती है हेल्प कराती है हमारे मूवमेंट्स को कराने में। जैसे कि बाइसेप्स ब्रेकिंग मसल्स होगी, तो इस मसल्स का जो एक्शन था फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराना, बट इसके साथ और अदर मसल्स हैं जो एक्सेसरी मसल्स बोलते हैं, जो कि इस मूवमेंट्स को हेल्प कराती हैं एक ही डायरेक्शन में स्मूथली मूवमेंट्स होने का, कि कोई अदर जॉइंट में कोई मूवमेंट्स ना हो। जैसे कि हमारे जो प्रोनेटेड टेरिस मसल्स होते हैं वो वर्क करती है एल्बो जॉइंट के फ्लेक्शन में एक सिनर्जिस्ट मसल्स की फॉर्म। तो मसल जो है हमारे फोरआर्म की भी हो सकती हैं, हमारे शोल्डर जॉइंट की भी मसल्स हो सकती हैं, क्योंकि इन मसल्स का जो काम है वो एसेसरी है, मीन्स इसको हेल्प कराना मूवमेंट्स कराने में। नेक्स्ट इज फिक्सेटर मसल्स। तो फिक्सेटर मसल्स वो मसल्स होती हैं, मीन्स हमें क्या कराना है कि एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन कराना है। अब जो फिक्सेटर मसल्स होती हैं उनका काम होता है कि अनदर जॉइंट में कोई मूवमेंट्स ना हो। सपोज शोल्डर जॉइंट पे कोई मूवमेंट्स ना हो जाए, हमारे रिस्ट जॉइंट पे कोई मूवमेंट्स ना हो जाए, तो इसे वो फिक्स कराती है। तो ये हमारी मसल्स होती हैं जिनका हर एक मूवमेंट्स हर एक एक्टिविटी में वर्क होता है। तो ये अच्छे से याद कर लेना। ओके, अब हम नेक्स्ट समझते हैं नर्वस कंट्रोल के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है पॉइंट्स।
कैसे होते हैं? मोटर पाथवे के थ्रू, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू, सेरेबेलम के थ्रू एंड काइनेस्थेटिक सेंसेशन के थ्रू। और जो मोटर पाथवे क्या हुआ? मोटर पाथवे में वही जो हमारे सेंसेशन जाते हैं, जितने भी सेंसेशन मसल्स एक्टिविटीज को, मसल्स के स्टिमुलस गए, मसल को कांटेक्ट कराना है, हमारे ब्रेन तक गए, वहाँ पे जाके हमें मोटर्स मीन्स एफरेंट फाइबर्स के थ्रू वहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ ये एक्शन कराना है आपको या नहीं कराना है। तो वो हो गया हमारा मोटर पाथवे, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मूवमेंट्स कराने के लिए, क्योंकि यही जब हमारे मसल्स को सिग्नल नहीं देगा तो हमारी मसल्स से वो वर्क ही नहीं करेगी, मूवमेंट्स ही नहीं करेगी, आगे एक्टिविटीज ही नहीं करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? ये हमारे जितने सारे सेंसेशन जाते हैं मसल्स के, तो ये उन्हें प्लानिंग करता है, प्लानिंग का काम करता है। और जो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इस पे क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन स्टेम हो गया, ये इसे ब्रेन स्टेम होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को अलर्ट करता है कि आपके पास सेंसेशन आया है, आप उसका रिस्पॉन्स दीजिएगा। और तो फिर उसके बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स करता है कि जो सिग्नल आया उसे मेमोराइज करता है कि क्या ये सिग्नल है पहले भी आ चुका है, अब तो ये रिलेट करता है कि ये जो सिग्नल आया ये पुराने सिग्नल की तरह है या कोई एक नया सिग्नल है, तो इससे ये रिलेट करता है। उसके बाद हमारे सिग्नल सेरेबेलम, जो कि सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल है हमारे कोऑर्डिनेशन के लिए, तो इसे हम एक अनदर नेम भी यहाँ पे बोलते हैं, रिसीविंग सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इसे हम रिसीविंग सेंटर के नाम से बोलते हैं। ये जितने भी सारे सेंसेशन आते हैं, तो वो जितने भी सेंसेशन जो इंफॉर्मेशन के आते हैं उन्हें ये रिसीव करता है, इसलिए हम रिसीविंग सेंटर्स बोलते हैं, इसे रिसीविंग स्टेशन बोलते हैं। तो क्या होता है, जितने सारे हमारे सेंसेशन आते हैं एफरेंट फाइबर्स के थ्रू आते हैं, तो वो फाइबर्स मीन्स पहले हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आएंगे, वहाँ से हमारे एंटीरियर हॉर्न सेल्स के थ्रू, एंटीरियर हॉर्न सेल्स से हमारे ब्रेन स्टेम से हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेबेलम। तो ऐसे करके ये आते हैं सिग्नल कि हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम से भी रिलेट करते हुए, तो ये सिग्नल जब आते हैं उसके बाद ये रिस्पॉन्स देता है, एक पैटर्न बनाता है मूवमेंट्स का कि किस टाइप का हमें पैटर्न मीन्स किस टाइप का हमें मूवमेंट्स कराना है। तो वो पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर यहाँ से रिस्पॉन्स आता है हमारे, तो फिर हमारे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स और वेस्टिबुलर सिस्टम हो गया, यहाँ से रिस्पॉन्स जाता है, रिस्पॉन्स आता है हमारे एक्स्ट्रा प्राइमरी ट्रैक के थ्रू, और हमारे जो डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, स्पाइनल कॉर्ड पे, तो यहाँ से फिर बाद में रिस्पॉन्स आता है, वो हमारा सेरेबेलम देता है। काइनेस्थेटिक सेंसेशन जाने के बाद ये सेरेबेलम क्या करता है, वहाँ पे जो भी सेंसेशन आया तो उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से होता हुआ, वेस्टिबुलर सिस्टम से होता हुआ, फिर उसके बाद ये रिस्पॉन्स देता है, एक पैटर्न बनाता है मूवमेंट्स, किस पैटर्न में हमें मूवमेंट्स कराना है, और वो मूवमेंट्स जो होता है उसको फिर इंफॉर्मेशन भेजता है हमारे डिसेंडिंग फाइबर्स के थ्रू और हमारे एक्स्ट्रा प्राइमरी टेक्स्ट के थ्रू। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं काइनेस्थेटिक सेंसेशन। काइनेस्थेटिक सेंसेशन होते क्या है, जैसे कि इसके नेम में ही दिया गया मीन्स सेंसेशन, मीन्स जितने सारे हमारे सेंसेशन होते हैं एफरेंट फाइबर्स के थ्रू, जो भी हमारे मसल्स हो गए, ज्वाइंट्स हो गए, टेंडन्स हो गए, इनसे जो भी सिग्नल्स आते हैं वो हमारे होते हैं प्रोप्यूरोसाइकस सिग्नल। तो प्रोप्यूरोसाइकस क्या करते हैं कि सिग्नल को लेके आते हैं स्पाइनल कॉर्ड से असेंडिंग ट्रैक्ट से होते हुए हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे जाते हैं, तो वहाँ से फिर हमारे सेरेबेलम जो होता है वो रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स दे जैसे रिस्पॉन्स मिलता है, तो वहाँ पे हमारी मसल्स का जो भी एक्टिविटीज़ करानी है, मसल का एक्शन कराना है, मसल को स्ट्रेच कराना है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ हो जाती है। बट क्या होता है, कुछ सेंसेशन जो होते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुँच जाते हैं, मीन्स हमारे जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, मीन्स जहाँ सेरेबेलम तक पहुँचाने हैं सारे सेंसेशन वो पहुँच जाते हैं। कुछ सेंसेशन जो होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक ही रह जाते हैं, वहाँ पे ही एंड हो जाते हैं। तो ये हमारा था नर्वस कंट्रोल के बारे में, जिसमें हमने मोटर पाथवे के बारे में समझा, फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में समझा, फिर सेरेबेलम के बारे में समझा, एंड लास्ट हमने काइनेस्थेटिक सेंसेशन के बारे में समझा। तो आई होप आपको न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में जनरल इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और क्या क्या रीज़न है अनकोऑर्डिनेशन होने के, और कैसे कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स होते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में हमने आपको समझा दिया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं इन कोऑर्डिनेशन के बारे में। So now discussing to the incoordinations. इनकोऑर्डिनेशन कैसे होगा? इनकोऑर्डिनेशन होता है कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, मीन्स इनकोऑर्डिनेशन जब होगा जब हमारे कोई भी लीजन हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अनेबल हो जाएगा कोई भी मूवमेंट्स कराने के लिए, कोई भी सिग्नल देने के लिए। तो क्या होगा, हमारे मूवमेंट्स होंगे वो अनकोऑर्डिनेटेड होने लगेंगे या इनकोऑर्डिनेटेड होने लगेंगे।
जो भी मूवमेंट्स होंगे, जैसे कि हमारा जो मूवमेंट था स्मूथ एक्यूरेट हो रहा था, एक पर्पसफुल मूवमेंट्स हो रहा था। बट जब इनकोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स होने लगेगा तो वही जो मूवमेंट्स हैं वो कैसे जर्की मूवमेंट्स हो जाएंगे, बहुत फास्टली मूवमेंट्स होने लगेंगे, अरिथमिक होंगे। एक कोई भी रिदम नहीं होगा, कोई भी डायरेक्शन मूवमेंट्स की नहीं होगी, कभी बहुत स्लो हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट हो रहा है, स्लो मूवमेंट्स कभी बहुत ज़्यादा फास्ट। तो इसका ये रिदमिक मूवमेंट्स हो जाएगा, इनएक्यूरेट मूवमेंट्स होगा कि मूवमेंट्स हमें कराना था फ्रिक्शन का तो इतना ही हो पा रहा है, इधर को हो जा रहा है, तो ये इनएक्यूरेट मूवमेंट्स हो गए। और जिससे क्या होगा कि हमारे जो मसल्स है उसके एक्शन है, वो मसल्स के एक्शन वो डिस्टर्ब होने लगेंगे, क्योंकि मूवमेंट्स उसे सिग्नल नहीं मिलेगा, मसल्स का जो फंक्शन था वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लगेगा और हमारी मसल्स है वो डिस्टर्ब होने लगेगी। तो इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो इनकोऑर्डिनेशन के लिए होता है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे लोअर मोटर लीजन या अपर मोटर लीजन हो गया, मीन्स जो भी हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उन पे कोई लीजन हो गया, जिससे कि हमारे अफेक्टेड हो जाते हैं हमारे मोटर रिस्पॉन्सेस, हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज सॉरी लीजन हो गया, तो उससे भी हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया वो अफेक्टेड हो जाता है। तो उसके बहुत सारे कॉजेज हैं जो कि हमने आपको बताया था, स्ट्रोक हो गया, पार्किंसन हो गया, अटेक्सिया हो गई, सेरेब्रल पाल्सी हो गई, हेड इंजरी, हेड ट्रॉमा कंडीशन हो गया, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो गई। तो इन सारे रीजन की वजह से इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है। और हम समझते हैं इससे और जो कॉजेज हैं क्या क्या कॉज और हो जाता है जब इनकोऑर्डिनेशन होता। तो इनकोऑर्डिनेशन में मूवमेंट्स किस टाइप के होते हैं, हमारे जो नॉर्मल मूवमेंट्स हो रहा है, मसल्स कॉन्टेक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, तो ये हमारा नॉर्मल मूवमेंट्स होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक मूवमेंट्स होता है, मूवमेंट्स ही नहीं हो पा रहा है, मीन्स हमारी मसल्स के अंदर कोई भी टोन ही नहीं है। टोन मीन्स जैसे पार्शियली कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स, जैसे कि हमने आपको बताया था, जो भी थोड़ा बहुत हल्का सा मूवमेंट्स होता रहता है हमेशा हमारी मसल्स में, जब मसल्स रिलैक्स पे भी होती है तो उसे हम बोलते हैं टोन, जो कि हमारे पोस्चर को मेंटेन करके रखती है। अगर टोन नहीं होगा तो हमारी मसल्स कोई वर्क नहीं करेगी और हम एक पोजिशन में नहीं रह पाएंगे, हमारी बॉडी का कोई भी अलाइनमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे मसल्स का होता है हाइपरटोनिसिटी हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी क्या होती है हाइपोटोनिसिटी। हाइपोटोनिसिटी मीन्स हमारे मसल्स का टोन है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे कि हमारा कोई मूवमेंट्स नहीं हो पाता। सपोज हमें एरोजन के मूवमेंट्स कराना है तो कोई मूवमेंट्स नहीं हो पा रहा है। और हाइपरटोनिसिटी क्या होती है कि हमारे जो मसल्स का टोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, मीन्स मसल्स कांटेक्ट बहुत फास्ट फास्ट करने लगते हैं। हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो हमें रिस्पॉन्स देता है हमारी मसल्स को फास्ट कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कराने का, तो उसे बोलते हैं हाइपरटोनिसिटी। ओके, तो अब कौन कौन से, फर्स्ट है हमारा कौन सा, वीकनेस ऑफ फ्लेसिडिटी ऑफ मसल्स। या तो वीकनेस हो जाएगी या हमारी मसल्स में क्या होगा, फ्लेसिडिटी हो जाएगी। अब मसल्स वीक, हमने जो आपको बताया था कि हमारे कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है कि हमारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होना बहुत ज़रूरी है। मसल्स में स्ट्रेंथ होगी तो कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाएगा। बट यहाँ क्या हुई, हमारी मसल्स है वो वीकनेस हो गई या फ्लेसिडिटी हो गई मसल्स ग्रुप में। बहुत सारी मसल्स ग्रुप है, बहुत सारी मसल्स है, उनमें फ्लेसिडिटी, फ्लेसिडिटी मीन्स क्या होता है, कोई भी टोन नहीं है। जब मसल्स में कोई टोन नहीं होगा, मसल्स कांटेक्ट नहीं करेगी, कांटेक्ट रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो धीरे धीरे मसल्स है वो वॉस्टिंग हो जाएगी। तो फ्लेसिडिटी में होता क्या है कि हमारी धीरे धीरे मसल्स जो है वॉस्टिंग हो जाती है। जब मसल्स वॉस्टिंग हो जाएगी तो कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। इस जो कोऑर्डिनेशन होता क्यों है फ्लेसिडिटी, जब हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं उनमें कोई लीजन हो जाता है, उसकी वजह से हमारी मसल्स में फ्लेसिडिटी हो जाती है, मीन्स हाइपोटोनिसिटी हो जाती है। हाइपोटोनिसिटी हो जाती है, कोई भी इनएक्यूरेट मूवमेंट्स होने लगते हैं, मसल्स हमारी टायर्ड रहने लगती है। ओके, नेक्स्ट इज स्पास्टिसिटी ऑफ मसल्स। सॉरी, इसमें टायर्ड मसल्स नहीं रहेगी, वो नेक्स्ट में रहेगी स्पास्टिसिटी ऑफ मसल्स। स्पास्टिसिटी ऑफ मसल्स में क्या होता है कि जो हमारे अपर मोटर न्यूरल होते हैं उनमें जब लीजन हो जाता है तो उन कंडीशंस की वजह से हमारे मसल्स का टोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। स्पास्टिसिटी में हमारी मसल्स का टोन इंक्रीज हो जाता है, हाइपरटोनिसिटी हो जाती है। फ्लेसिडिटी में हाइपोटोनिसिटी हो जाती थी, स्पास्टिसिटी में हाइपरटोनिसिटी हो जाती है। मसल्स को जो सिग्नल है बहुत फास्ट मिलने लगता है, जब फास्ट सिग्नल मिलता है तो मसल्स हमारी फास्ट कॉन्टेक्ट रिलैक्स करती है, जिससे कि हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्पास्टिसिटी। तो ये क्या होता है, लीजन हो जाता है अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन,
एंड अफेक्ट करता है जो कि हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कोई कोई भी लीजन हो गया तो वो हमारे अफेक्ट करेगा हमारे मसल्स की स्पेसिसिटी को, मसल्स को बहुत ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्सेस देगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड है हमारा सेरिबेलर लीजन अटैक्स है। तो सेरिबेलर लीजन, जो हमारा सेरिबेलम होता है तो उसमें कोई लीजन हो जाने की वजह से हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। अटेक्सिया मीन्स क्या होता है, कोई भी विदाउट ऑर्डर्स के मूवमेंट्स कराना, किसी भी ऑर्डर में मूवमेंट हो रहा है, किसी भी रिदम में मूवमेंट्स हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं अटेक्सिया। इस टाइप का मूवमेंट्स हो जाता है क्योंकि हमारा सेरिबेलम होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के लिए, पर उसी में कोई लीजन हो गया तो मूवमेंट्स वो अनकोऑर्डिनेटेड होने लगेगा। किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट्स हो रहा है, कोई भी मसल्स हमारी वर्क कर रही है नहीं कर रही है, तो इस टाइप का जो मूवमेंट्स हो जाता है उसे बोलते हैं ट्राइबल लीजन की वजह से। नेक्स्ट इज फोर्थ हमारा लॉस ऑफ काइनेस्थेटिक सेंसेशन। काइनेस्थेटिक सेंसेशन में क्या होता है, काइनेस्थेटिक सेंसेशन में जो हमारा सेंसेशन है, जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक जाएगी ही नहीं तो उसे रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा। जब सेंस जो हमारे सेंसरी एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो जब हमारे प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचते, वो एंड हो जा रहे हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे ही, तो हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और मसल्स कोई भी एक्शन नहीं करेगी। तो जिसमें क्या होता है कि हमारे जो पर्सन है उससे अगर हमने बोला कि आपको आइज़ को क्लोज करके आप कोई भी मूवमेंट्स कराना है, ठीक है, सपोज हमने आई क्लोज करके उसे बोला है आपको वॉक करना है, तो आई जैसे ही उसने क्लोज की तो उसके वेस्टिबुलर सिस्टम, रीजनल विजुअल सिस्टम वर्क करना बंद कर देते हैं और उसे कोई भी सेंसेशन उसके ब्रेन तक नहीं पहुंचता और वो कोई भी मूवमेंट्स नहीं कर पाता है। तो ये हमारा हो गया काइनेस्थेटिक सेंसेशन का। आई होप आप इन कोऑर्डिनेशन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने अपना पूरा कोशिश किया आपको अच्छे से समझाने का। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम री एजुकेशन पढ़ेंगे।